हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड करेंगे। फर्स्ट में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी 10 ही करूँगा। मिक्स होंगे, पहले एवरेज से वैसे ही करना है, आपको खुद से ट्राई करना है विदाउट लुकिंग एट माई सोल्यूशन, और अगर नहीं होगा फिर आपको सोल्यूशन देखना है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर 68। 50 लोगों का एवरेज 68 दिया है। ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 बच्चों के मार्क्स जो हैं मिसरेड किए गए हैं, मतलब गलत एंट्री हो गई है। क्या गलत एंट्री हो गई है? एक को 83 एंटर कर दिया, एक को 64 एंटर कर दिए। ये दोनों गलत एंट्रीज हैं, जबकि ये थे कि एक्चुअल में इंस्टेड ऑफ के बाद जो लिखा होता है वो सही होता है ना। हमने मिसरेड किया ये इंस्टेड ऑफ 38। 83 एक्चुअल में क्या था? 38 था, और 64 एक्चुअल में क्या था? 94। अब हमें बतानी है करेक्ट एवरेज, एक्चुअल एवरेज। तो हमें अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी। 83 तो हमने एंटर कर दिया है, बट हमने वहाँ पे 38 एंटर करना था एक्चुअल में। तो 38 की जगह अगर 83 किया हुआ है, मतलब हमने 45 ज़्यादा एंटर कर दिया है। हमें अपनी गलती सुधारने के लिए उसको 38 बनाना है कि नहीं? तो इट मीन्स हमें 45 माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ लिख देते हैं साइड पे कि हमें 45 माइनस करने हैं। दूसरी एंट्री को सुधारने के लिए हमने एंटर किया 64, जबकि एक्चुअल में मार्क्स क्या है? 94। तो अगर गलती सुधारनी है तो आपको 30 ऐड करने पड़ेंगे। हमें बढ़ानी पड़ेगी वो चीज़। 64 से कोई चीज़ 94 करनी है तो 30 ऐड करने पड़ेंगे। तो 30 ऐड कर दो। मैं आपसे पूछूं ओवरऑल इफेक्ट कितना आएगा? आप बोलोगे -15 का। -15 का ही फ़र्क पड़ेगा। -45 + 30 इज़ -15। ये -15 का फ़र्क कितनी जगह पड़ेगा? 50 जगह पड़ेगा। हमें सम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले 3400 सम निकालें फिर नया सम निकालें 3415, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें पता है फ़र्क कितने का है? 15 का। तो 15 का फ़र्क कितनी जगह पड़ना है? 50 जगह। तो 50 जगह कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 15/50। हाँ, इतना ज़रूर है कि एवरेज कम होगा। माइनस में आंसर आने का मतलब है कि आपका एवरेज पुराने एवरेज से कम होगा। 68 से आंसर छोटा होगा। तो 68 से छोटा होगा तो पहला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो 68.3 है, बड़ा है। दूसरा भी नहीं हो सकता। तो आंसर थर्ड या फोर्थ में से कोई एक है। 15/50 आ गया। 15 कहाँ से आया? वही वाली रकम है। और 50 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि ये 50 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 के टेबल से काट लो। 5 3 ज़ा 5 10 ज़ा 3/10 कितना होता है? 0.3। 0.3 तो आएगा इफेक्ट, लेकिन नेगेटिव में मतलब 0.3 कम होगा। तो 68 से 0.3 कम करो तो 67.7। दिस इज़ योर आंसर। बस इतना ही समय लगना चाहिए कि आपने दोनों एंट्रीज लिखी, दोनों का नेट इफेक्ट निकाला। नेट इफेक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि नेगेटिव ही आए। अगर ये साइन प्लस की होती है, माइनस की होती है, तो प्लस का 15 आ रहा होता, फिर ये आंसर बन जाता 68.3। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नेट इफेक्ट नेगेटिव होगा तो एवरेज कम हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो एवरेज बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी ये आंसर आता है इसको 50 जगह या जितने भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ हों टोटल उतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। टोटल हमें पता होता है इन क्वेश्चंस में। 2 रॉन्ग एंट्रीज भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ये कुछ हम यहाँ कह नहीं सकते कि 2 पे ही आएगा क्वेश्चन या 3 पे, बट करना ऐसे ही होता है। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं कि इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और फिर देखते हैं फ़र्क। चाहे इंडिविजुअली देखो चाहे प्लस करके देखो, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा ना। प्लस करके ये कितना बन रहा है? 94 और 38 कितना होता है? 132। और ये प्लस करके कितना बन रहा है? 17, वहाँ जाएंगे 147। तो रॉन्ग एंट्री 147 है, राइट एंट्री 132 है। तो राइट एंट्री 15 कम है ना, 15 कम करने हैं। आपको जैसे ठीक लगे इंडिविजुअली फ़र्क देख लो, या इसका भी सम कर लो उसका भी सम कर लो, और देख लो कि अपनी गलती को सुधारने के लिए कितना इफेक्ट लाना पड़ेगा। अपनी गलती को सुधारने के लिए 15 कम करने पड़ेंगे। 15 कितनी जगह? 50 जगह। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन करवाए हैं आपको, तो आप इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स शुगर in such a way that the selling price of 800 grams is the same as the cost price of 1 kg. Selling price of 800 grams is the same as cost price of 1 kg.
अब इस कंडीशन को आपको कैसे समझना है कि वो 1 किलो चीज़ कितने की लाता है। हम यहाँ पे 1 ग्राम 1 रुपये का मानते हैं ना, तो 1 किलो चीज़ वो कितने की लाया होगा, 1000 रुपये की। और मैं उसको दे भी कितने रुपये आया हूँ, 1000 रुपये, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं कि नहीं, बीच में इज इक्वल टू की साइन है। मतलब 800 ग्राम चीज़ भी 1000 रुपये की बेची जा रही है और 1000 ग्राम चीज़ भी 1000 रुपये की आई थी। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो उसको मॉनेटरी गेन तो नहीं होगा, 1000 रुपये लगाए थे उसने मार्केट में, 1000 रुपये उसकी जेब में वापस आ गए। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि चीज़ तो वो 1000 ग्राम लाया था, बट ही इज़ ओनली सेलिंग 800 ग्राम्स। तो वो जो 200 ग्राम वो अपने पास रख रहा है, वही तो उसका फ़ायदा है। तो फ़ायदा हो रहा है 200 का, जेब से कितने लगा के, 800 लगा के। क्योंकि 200 ग्राम तो उसके पास वो पड़ा हुआ है ना, उस पर अभी उसने फ़ायदा नहीं कमाया, वो तो कभी कल को बेचेगा वो दोबारा। उसने जो भी फ़ायदा कमाया वो 800 पे कमाया, क्योंकि उसकी दुकान से तो 800 ग्राम ही जा रही है ना चीज़। 200 ग्राम तो उसके पास अभी पड़ी हुई है। तो मैं कैसे नीचे 1000 लिख दूँ, पूरा का पूरा 1000 नहीं लिख सकता, क्योंकि 1000 पे तो पता ही नहीं है अभी उसको कितना फ़ायदा नुकसान होगा। वो तो सिर्फ कैलकुलेट कर पा रहा है 800 पे, क्योंकि वो 800 ही सेल कर रहा है। हमें यही पता है कि वो 1 kg चीज़ दे रहा है, डिसऑनेस्ट तभी तो है कि मेरे को सिर्फ यही पता है कि ही इज़ सेलिंग मी 1 kg, बट एक्चुअल में वो तोल कितना रहा है, 800 ग्राम। तो उसका फ़ायदा या नुकसान 800 ग्राम के अकॉर्डिंग होगा, और है कितना, 200 का। तो 200/800 इंटू 100 है ना। इसमें मैंने बताया होगा कि ये मत गलती कर लेना कि सीपी के साथ 1000 है तो यहाँ 1000 लिख देना, जानबूझ के 20% रखा उन्होंने। 20% आंसर नहीं होगा इसका। 1/4 कितना होता है, 25%। या पहले वाली वीडियो भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने डिसऑनेस्ट सॉफ्टवेयर वाले क्वेश्चन करवाया। मैंने इससे बहुत हार्ड लेवल के करवाए, ये तो बहुत ईजी था। ये तो ओरली कर सकते हैं हम कि 1 किलो की जगह 800 ग्राम चीज़ दे रहा है, इसका मतलब 200 ग्राम का फ़ायदा 800 पे, 200/800 1/4, 1/4 मतलब 25%। अगेन ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। मतलब अगर आपको इसकी ट्रिक आती है तो विद इन सेकेंड्स। तो पहले मैं ट्रिक से करूँगा। और टीवी सेलर सोल्ड 2 TVs ईच एट द रेट ऑफ ₹96,000। मतलब दोनों को ही 96,000 पे सेल किया, पहले को भी 96,000 पे, दूसरे को भी 96,000 पे। ईच का मतलब होता है दोनों को इंडिविजुअली। अगर यहाँ ईच वर्ड नहीं यूज़ किया होता तो 96,000 दोनों का कंबाइंड SP होता, मतलब SP1 + SP2 इज इक्वल टू 96,000 होता। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ SP1 भी 96,000 है, SP2 भी 96,000 है। पहले वाले पे उसको 20% प्रॉफिट हुआ और दूसरे वाले पे उसको 20% लॉस हुआ। तो पूछा पूरी ट्रांजैक्शन पे बताओ कितने % प्रॉफिट या लॉस हुआ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें नोट करनी है आपको। क्या सेलिंग प्राइस सेम है दोनों टीवीज़ का? बिल्कुल है, दोनों को ही 96,000 पे सेल किया, वो कितना भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर प्रॉफिट % और लॉस % का क्या मैग्नीट्यूड सेम है? तो बिल्कुल है। प्रॉफिट % भी 20% है, लॉस % भी 20% है, तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। हाँ, एक प्रॉफिट होना चाहिए, एक लॉस होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे प्रॉफिट दूसरे पे लॉस, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ 20-20 है, कल को 25-25 हो सकता है, 50-50 हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, होनी सेम चाहिए। तो दोनों चीज़ें हमारी सेम है। ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि प्रॉफिट % इज इक्वल टू लॉस %, और सेलिंग प्राइस भी क्या है, सेम। तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, लॉस, हमेशा लॉस होता है। तो लॉस वाले कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन मैं सॉल्व भी नहीं करूं तब भी इसका सी आंसर है। लेकिन मुझे आपको बताना है कि अगर बाई चांस 2 लॉस वाले ऑप्शन होते तो फिर ये 4% कैसे आया। एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा क्या होगा, लॉस। प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, एवरी टाइम देयर विल बी लॉस। और लॉस % निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा, x²/100। हमेशा क्या होगा, लॉस। ये मैं बोल रहा हूँ, ये ऑलवेज यही होगा, इस बात की तो पूरी गारंटी है कि लॉस ही होगा। और लॉस % निकालने के लिए क्या करना है, x²/100। इतनी सी बात याद रखनी है। अब x क्या है, x यही कि कितने % का प्रॉफिट या कितने % का लॉस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में x कितना है, 20। तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 20 का स्क्वायर 400/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 4/1 कितना होता है, 4%।
तो 4% का लॉस होगा, सीधा फॉर्मूला याद रखना है x²/100, और हमेशा क्या होता है लॉस। अब अगर मैं पूरे तरीके से भी करूँगा ना स्टिल लॉस ही होगा, लेकिन ये अप्रोच आपको दिमाग में बिठानी है। मे भी मैंने प्रॉफिट लॉस करवाते समय ये चीज़ नहीं बताई हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये आना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये मेथड आपको आना ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ एस पी होना चाहिए। सी पी होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। खुद देखो ना, अगर सी पी सेम हो मतलब दोनों चीज़ें कितने की हैं, 100 रुपये की। पहले पे 20% का प्रॉफिट हुआ तो आपने कितने की सेल की है, 120 की। दूसरे पे 20% का लॉस हुआ तो आपने कितने की सेल की है, 80 की। तो क्या फ़ायदा या नुकसान होगा आपको? नहीं होगा, क्योंकि आपको चीज़ें कितने की पड़ी थी, 200 रुपये की। 100 का एक टीवी, 100 का दूसरा टीवी, 200 रुपये की चीज़ें थी, और बेची भी कितने की, 200 की। 120 और 80 कितने होते हैं, 200। तो 200 का सामान 200 में ही सेल कर दिया, तो उस केस में क्या आंसर होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर यहाँ सी पी सेम हो तो देन आंसर इज़ ऑलवेज नो प्रॉफिट नो लॉस, और वो क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, क्योंकि वो तो फिर आप नॉर्मल तरीके से भी कर लोगे ना, सी पी 100 मान के कि 100 पे पहले 25 का फ़ायदा तो 125 की बिक गई, फिर 100 पे 25 का नुकसान 75 की बिक गई। तो आपने देखा 25 का फ़ायदा हुआ, 25 का नुकसान हुआ, चीज़ें कैंसिल हो गई। इसका मतलब कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं होगा। वो तभी होता है जब क्या सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम हो। सी पी सेम वाले में नो प्रॉफिट नो लॉस, एस पी सेम वाले में हमेशा लॉस, और लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला x²/100, जो कि इस क्वेश्चन में था। अब ऐसा नहीं है कि हमें वो शॉर्टकट अप्रोच नहीं आती हो x²/100 वाली, तो हम इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। हम बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हैं कि वो तो सेलिंग प्राइस है ना, तो पहले टीवी का कॉस्ट प्राइस x मान लेते हैं, सी पी पहले टीवी का x मान लेते हैं और दूसरे टीवी का y मान लेते हैं, क्योंकि सी पी निकालना ज़रूरी है, तभी तो मैं प्रॉफिट और लॉस बता सकता हूँ अगर बेसिक तरीके से करूँ तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट करवाना है, इट मीन्स 120% ऑफ x इज इक्वल टू 96,000। और दूसरे केस में लॉस करवाना है, इट मीन्स 80% ऑफ y इज इक्वल टू 96,000। परसेंटेज की साइन डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ऑफ का मल्टीप्लाई बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे, परसेंटेज की साइन का डिनोमिनेटर में 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0, 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 6 1 ज़ा 6 16 ज़ा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 5 80,000। पहले टीवी का कॉस्ट प्राइस आ गया 80,000। दूसरे टीवी का निकालते हैं, 0 से 0 कट गया, 8 1 ज़ा 8 12 ज़ा, और ये 10 वहाँ चला जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। दोनों टीवीज़ का कॉस्ट प्राइस निकल गया, एक का 80,000, दूसरे का 1,20,000। 80,000 और 1,20,000 कंबाइंड सीपी कितना हो जाएगा, 2 लाख। x प्लस वाई यानी कि टोटल सीपी हो जाएगा आपका 2 लाख। और दोनों टीवियों का सेलिंग प्राइस कितना है, 96,000, और 96,000 कितना होता है, 1,92,000। टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1,92,000, क्योंकि दोनों ही 96,000 पे सेल किए हैं। तो 96,000 में 96,000 प्लस करोगे तो 6 और 6 12, 9 और 1 10, हाँ 1,92,000 ही आएगा। सामने दिख रहा है 8,000 का नुकसान हो गया, 2 लाख का सामान 1,92,000 में बेच दिया, 8,000 का नुकसान हुआ, तो लॉस हो जाएगा 8,000 का अपॉन सीपी कितना, 2 लाख इंटू 100। 3 0 से 3 0, 2 0 से 2 0, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। तब भी 4% का ही लॉस हुआ, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी सारी कैलकुलेशन थी यहाँ पे। हमारी ट्रिक में क्या है, x²/100, x की वैल्यू 20 थी, 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4% लॉस। टाइम एंड वर्क का एक आसान सा क्वेश्चन है। एफिशिएंसी रेशो ऑफ ए टू बी, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो और बी और सी की एफिशिएंसी का रेशो 4-5 का। बोला तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं, तो बताओ पूरे काम का 80% ए अकेला कितने समय में करेगा। सबसे पहले मेरे को तीनों का रेशो कंबाइन करना है। तो ये बी कितना है यहाँ पे 3, और बी कितना है यहाँ पे 4, तो बी को सेम करेंगे, 4 वाली साइड 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाली साइड 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर 3 से करना है,
इसको भी 3 से करूँगा, इसको भी 3 से करूँगा, इधर 4 से करना है तो इसको भी 4 से, फिर इसको भी 4 से, तो इससे तीनों का रेशो निकल जाएगा कंबाइंड। ए आ गया 8, बी आ गया 12 और सी आ गया 15। तीनों की कंबाइंड रेशो आ गई। अगली चीज़ चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क है, बोल रहे हैं अगर तीनों मिलके करें वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। तो तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं। तो इकट्ठे मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 15 और 12 27 और 8 35। एक दिन में कर रहे हैं 35 इंटू 8। 35 इंटू 8 को एज इट इज़ रखो। अब मुझे पूरे काम का कितना परसेंट करवाना है, 80%। ये पूरा नहीं करवाना ए से, इसका 80% करवाना है। इसका 80% काम ए की एफिशिएंसी से करवाना है। 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। नहीं तो ऐसे देख लो, परसेंटेज की साइन कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में। 0 से 0 कटेगा और 4/5 ही तो आएगा, तो मैं सीधा 4/5 लिख देता हूँ। तो 5 1 जा 5 7 जा, तो ए को कितना काम करना है, 7 इंटू 8 इंटू 4। नो नीड टू मल्टीप्लाई, ये काम करवाना है ए से। ए की एफिशिएंसी क्या है, 8, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 8 से 8 कट जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे, 7 4 जा 28 डेज। तो 28 डेज हमारा होगा ऑप्शन में। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो पूरा काम पूछ सकता था ए कितने दिन में करेगा, तो पूरा तो ए करेगा 35 दिन में, क्योंकि अगर मैं 8 से डिवाइड कर देता तो पूरा काम करता वो 35 डेज़ में। लेकिन पूरा नहीं पूछा था, पूरे काम का 80% पूछा था। तो 80% 100% से कम है, तो दिन भी थोड़े कम लगेंगे, 28 दिन लगे। अब ये देखने में लग रहा होगा कि पाइप्स एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन है, बट इट्स एक्चुअली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारी की सारी फिलिंग पाइप है। पाइप्स एंड सिस्टम्स वाले में कोई पाइप एम्प्टी करने वाले भी होनी चाहिए, फिर उसमें नेगेटिव एफिशिएंसी आती है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि 3 पाइप 3 टैप्स हैं, वो किसी खाली टैंकी को भर रहे हैं 5 मिनट में। तीनों जने मिलके 5 मिनट में भर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 5 मिनट में कर देते हैं, जबकि ए अकेला 10 मिनट में, ए करेगा 10 मिनट में और बी करेगा 20 मिनट में। तो उन्होंने वही पूछा कि सी को कितना समय लगेगा सिस्टम को भरने में। आपको होता है एलसीएम लेना होता है, तो 5 10 और 20 का एलसीएम 20 ही आएगा। 5 कितने सा 20, 4 जा 10 कितने सा 2 जा और 20 कितने सा 1 जा। तो बी की एफिशिएंसी पता चल गई 1, ए की एफिशिएंसी पता चल गई 2 और तीनों के मिलकर एफिशिएंसी है 4। तो क्या सी की एफिशिएंसी 1 नहीं आ जाएगी, 2 + 1 3, 3 + 1 4। सी की एफिशिएंसी पता चल गई 1, काम कितना करना है 20। जिसकी एफिशिएंसी 1 होती है उसको 20 काम करने में 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मिनट में है। तो 20 मिनट इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, लास्ट वाले से भी इजी था। परसेंटेज का बहुत इजी क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 2,25,000। इतनी पॉपुलेशन है एक टाउन की। द रेशो ऑफ मैन टू वुमेन इज़ 14:11, जिसमें मैन और वुमेन का रेशो पता है, तो हम इंडिविजुअली पता कर सकते हैं कितने कितने हैं। ये कुल मिला के कितने बने, 14 और 11 25। क्वेश्चन में 25 की वैल्यू दी है 2,25,000। आपको देखना 25 के टेबल में 225 का आता है 9 जा, तो मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना है और आगे 3 0 लगाने हैं। तो इनको भी ऐसे ही करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना और 3 0, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना और 3 0। 14 9 जा 126 और आगे 3 0। 11 9 जा 99 और आगे 3 0। तो आपको मैन पता चल के कितने हैं और वुमेन पता चल के कितनी है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 20% मेल। मेल जो है 20% बढ़े हैं, तो इस पर 20% का इंक्रीज़ करवा देंगे। और फीमेल जो है 10% बढ़े हैं, तो इस पर 10% का इंक्रीज़ करवा देंगे। तो पूछा बताओ पॉपुलेशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, देन फाइंड द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, तो ये 20% की जो वैल्यू आएगी, ये 10% की जो वैल्यू आएगी उतनी बढ़ी। तो इसका 10% कितना होना था, 12,600। 20% है तो 12,600 का डबल कर लो, 25,200।
देखो 10% कैसे निकालते हैं, एक ज़ीरो कम करके, एक ज़ीरो कम करोगे तो क्या 12,600 नहीं होगा, और 20% मतलब उसका डबल, तो 12,600 का डबल 25,200, 126 का डबल 252 होता है ना, आगे ज़ीरो ज़ीरो लगाने हैं। तो इसका 10% कितना होगा 9900, मतलब ये वाली पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और ये वाली पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। टोटल पूछा तो दोनों को ऐड करेंगे, तो 25,200 प्लस 9,900 कितना हो जाएगा, एंड में 2 ज़ीरो तो आएंगे ही, 9 और 2 11, 5 और 1 6, 9 और 6 15, 35,100, डी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये भी पूछ सकते हैं कि अब पॉपुलेशन कितनी है, तो आप इसमें इतना ऐड कर दोगे तो आप नई पॉपुलेशन भी बता सकते हो। ये पूछ सकते हैं कि अब की बार पॉपुलेशन टोटल कितनी बढ़ चुकी है, तो 35,100 डिवाइडेड बाय 2,25,000 इंटू 100, तो एवरीथिंग आप यहाँ पे बता सकते हो, हर एक चीज़ बता सकते हो। लेकिन अभी हमसे इतना ही पूछा था कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, तो मेल इतने बढ़ गए थे, फीमेल इतनी बढ़ गई थी, दोनों को ऐड किया तो पॉपुलेशन बढ़ गई है 35,100, इतना ही पूछा था। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो यू शुड बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 2544 एंड देयर HCF इज़ 48। तो मैंने कहा जब भी नंबर्स का HCF दिया हो तो नंबर्स कैसे लेट करने होते हैं HCF के मल्टीपल के रूप में। तो पहला नंबर आप मानोगे 48x, दूसरा नंबर आप मानोगे 48y, क्योंकि HCF गिवन है। HCF नहीं गिवन होता तो सिर्फ x और y मानते। और इनका सम कितना दिया 2544, क्या कॉमन निकल जाएगा 48, अंदर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2544। 12 के टेबल से काट लेंगे, 12 4 ज़ा 12 2 ज़ा 24, 14, 12 1 ज़ा 12, 24 2 ज़ा 4 के टेबल से काट लेते हैं, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 53। इन दोनों का सम 53 आएगा। उसने बोला है कि ऐसे पेयर कितने पॉसिबल हैं p, तो x और y की वैल्यू 53 बनाने के लिए मुझे पता है बहुत सारे पेयर्स पॉसिबल हैं। जैसे ये 1 + 52 हो सकता है, ये 2 + 51 हो सकता है, ये 3 + 50 हो सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये सारे के सारे को प्राइम ही बन रहे हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जो कि लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें कॉमन आ रहे थे, जो पिछली वीडियो में किया था, बट इसमें कोई भी पेयर जो है को प्राइम के अलावा कुछ और आएगा ही नहीं। चेक करते जाओ, 4 + 49 कर लो, कुछ कॉमन नहीं है। 5 + 48 कर लो, कुछ कॉमन नहीं है। 17 + 36 कर लो, 20 + 20 33 कर लो। मतलब जो मर्ज़ी पेयर उठा लो, जो 53 बना रहा है वो कभी भी को प्राइम के अलावा कुछ नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको। कुछ और सोच लो, 11 + 42, दैट मीन्स पूरे के पूरे 53 नंबर ही ऐसे आ जाएंगे। मतलब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53, ये 53 पेयर ही बनेंगे ऐसे। मतलब आप हर तरीके से बना सकते हो। तो p की वैल्यू तो 53 पता चल गई, तो 53 आंसर मत लगा देना। उसने क्या पूछा है, उसने ये पूछा है कि √of p + 11, दैट मीन्स √of 53 + 11 विच इज़ इक्वल टू √of 64। और आप जानते हो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 8 इज़ योर आंसर। मैंने यहाँ बोला कि अब सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करने मत बैठ जाना, यहाँ सारे के सारे को प्राइम बन रहे हैं, कुछ कॉमन वाला पेयर बन ही नहीं रहा। आप कोई भी रैंडमली चेक करके देख लेना। 53 सम बनाना है ना, तो कोई भी दो नंबर ले लो, वो को प्राइम ही आएंगे। इवन 26 और 27 ले लो, चाहे 25 और 28 ले लो, 14 और 39 ले लो, कुछ भी ले लो, दे विल बी को प्राइम। तो इट मीन सारे के सारे पॉसिबल हैं फिर, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तो को प्राइम वाले ही लेने होते हैं। और उसने स्पेशली वर्ड यूज़ किया को प्राइम, और उसने बोला ये कुल मिला के कितने निकलेंगे p। मुझे पता चला ये कुल मिला के कितने निकलेंगे 53, तो 53 p की वैल्यू आ गई। तो p + 11 अंडर द रूट पूछा था, तो अंडर द रूट 64 कितना होता है 8। उसने 53 भी ऑप्शन में रखा है, वो मत लगा देना, वो तभी आंसर होगा अगर p की वैल्यू पूछी होगी तो। अब इस क्वेश्चन को भी आपको टाइम एंड वर्क का ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके ये सब टॉपिक वर्क एंड वेजेस का है। तो वर्क एंड वेजेस टाइम एंड वर्क में ही आता है, तो आप इस चीज़ को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ए काम करता है एक दिन में 4 घंटे, और ऐसा वो करेगा लगातार 6 दिन के लिए, और अपनी 80% एफिशिएंसी पे, तो उसको पैसा मिलेगा 19,200। तो बोल रहे हैं बताओ बी को कितना पैसा दिया जाए
जो एक दिन में 8 घंटे काम करता है और करेगा 6 दिन काम अपनी 60% एफिशिएंसी पे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। तो काम करने वाले कौन है, A और B। तो M1 और M2 की जगह तो A और B लिख सकते हो आप चाहो तो। A कितने दिन काम कर रहा है, 6 दिन। कितने घंटे, 4 घंटे। किस एफिशिएंसी से, 80% एफिशिएंसी से। नीचे क्या लिखना होता है, काम, लेकिन हमें पता है काम करने का क्या मिलता है, पैसा, तो नीचे आप पैसा भी लिख सकते हो 19,200। बी कितने दिन काम करेगा, 6 दिन। एक दिन में कितने घंटे, 8 घंटे। और कितनी एफिशिएंसी से, 60% एफिशिएंसी से। तो बताओ उसका कितना पैसा बना। तो एक्स मान लो, पता थोड़ी है कितना। तो जो जो कट रहा है काट दो। 6 से 6 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 8 से 8 काट दो, 6 और 4 भी कट जाएंगे, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 96 ज़ा। तो ये आ गया A इज़ इक्वल टू B इंटू 3 इंटू 9600 अपॉन X। A और B का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि A और B तो यहाँ तो वैसे नंबर ऑफ़ पर्सन्स लिखने होते हैं, तो कोई लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चाहो तो इसको रब भी कर दो, सीधी X की वैल्यू निकलेगी। ये X को ले आओ यहाँ पे, क्योंकि बंदे तो एक एक ही है ना, तो उनका नाम मेंशन करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो 3 इंटू 96 करना है आपको बस। तो 100 3 से 300 होता है, 4 4 कम कर लो, 288। तो 28,200 कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। कुछ नहीं करना होता, जो जो क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है डाल देनी होती है। बस काम की जगह यहाँ पे इस बार क्या डाला, मनी। क्योंकि पैसा किस चीज़ का मिलता है, काम करने का। जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो वर्क की जगह आप कई बार क्वेश्चन में अगर पैसे गिवन हो तो डाल सकते हो। अब है तो ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, बट इसमें कोई लॉजिक नहीं लगना है, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कोई मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे आप इसमें। एक नंबर दिया आपको, ये बोल रहे हैं ये डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब है कटता है। किससे कटता है, 3 की पावर b से। तो आपसे पूछा b की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या पॉसिबल है। अब देखो अगर कोई नंबर कटता है किसी से, तो जैसे मैं देख लो, जैसे नंबर ले लो 84। अगर आपसे पूछ लें कि बताओ ये 3 की पावर m से कटता है, तो बताओ m की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप 84 में 3 गिनोगे कितने आते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 28। अब 28 में तो 3 नहीं आएगा ना, क्योंकि 28 को स्प्लिट करोगे इट इज़ 7 इंटू 4, और 4 को फर्दर स्प्लिट करोगे तो इट इज़ 2 इंटू 2। कहने का मतलब 84 में 3 कितने आए, 1। तो नीचे 3 एक ही चाहिए ताकि ये उससे कट जाए। नीचे 3 2 होंगे तो बचा हुआ किससे कटेगा, फिर ये उससे डिविजिबल हुआ ही नहीं। नंबर डिविजिबल हम कब बोलते हैं, हम बोलते हैं कि 24 जो है 6 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि 6 पूरा पूरा कट जाता है 4 बार। अगर यही बोलूँ कि मैं 24 जो है 10 से डिविजिबल है पूरा पूरा, तो क्या मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये तो थोड़ा सा ही कट रहा है। 2 5 ज़ा 2 12 ज़ा, पूरा कहाँ कटा, नीचे 5 बच गया। तो पूरा डिविजिबल तब होता है जब नीचे कुछ ना बचे। नीचे कुछ ना बचे मतलब जितनी पावर नीचे है उतनी पावर ऊपर भी चाहिए। तो हम यहाँ 3 की पावर ऊपर ढूंढ लेंगे कितनी बन रही है। जैसे हमें पता चल जाएगा 3 की पावर कितनी है, हमारा क्वेश्चन खत्म। हमारा काम है ऊपर क्या काउंट करना, 3 काउंट करना, क्योंकि 3 की पावर ही तो पता करनी है। तो 81 देखते हैं। 81 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 9 9 ज़ा 81 होता है ना। ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो 81 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 4। 117 को देखते हैं। देखो 117 साफ पता चला 3 के टेबल में तो आता है। सम ऑफ डिजिट कर लो, 7 और एक 8 और एक 9। तो दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 13। अगर आपको 13 का टेबल आता है आप इजीली कर लोगे। 13 9 ज़ा 117 होता है, तो 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3। तो यहाँ 3 कितने हैं, 2। यहाँ भी 3 काउंट कर लिए, यहाँ भी 3 काउंट कर लिए। इस 13 से कोई मतलब नहीं है। देन 63।
63 क्या होता है 9 इंटू 7, और 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 7, यहाँ भी 3 काउंट हो गए। और 46 में तो 3 आते ही नहीं। सम ऑफ डिजिट्स करो, 6 और 4 10, 3 के टेबल से कटता ही नहीं, उसमें 3 आते ही नहीं। टोटल 3 कितने हुए, 4 2 6 और 2 8। इसका मतलब इस नंबर को पूरे को डिवाइड होने के लिए आपको नीचे 3 की पावर 8 चाहिए। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू 3 की क्या मतलब b की पावर क्या हो सकती है 8, नीचे 3 की पावर 8 होगी, क्योंकि ऊपर भी 3 कितने हैं 8 ही हैं, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये सभी प्लस हो जाएंगे। 4 2 6 और 2 8, तो b की वैल्यू आ गई 8, तभी ये नंबर पूरा पूरा कटेगा। मैक्सिमम वैल्यू पूछा हो तो हम बता सकते हैं, मिनिमम तो फिर नहीं भी हो तो काम चल जाएगा, मिनिमम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछा हो तो बड़ी से बड़ी में मतलब सारे 3 काउंट कर लो जितने भी हैं। वो 3 पे पूछ सकता है, वो 2 पे पूछ सकता है, वो 5 पे पूछ सकता है, किसी पे भी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अगेन ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, और ये टाइप मैंने डिस्कस नहीं किए पहले, क्योंकि बहुत ईजी है, ये करवाना मुझे लगता ज़रूरी है। आप कर लोगे ये क्वेश्चन। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ए ने कोई आर्टिकल बी को बेचा 10% के प्रॉफिट पे। बी ने फिर वो बेच दिया सी को, बी ने बेच दिया सी को एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के प्रॉफिट पे। बोल रहे हैं अगर सी ने इतने में ख़रीदा, अगर सी को पैसे देने पड़े 1012 रुपये, तो बताओ ए के लिए वो आर्टिकल कितने का था, ए के लिए वो आर्टिकल कितने का था। कुछ नहीं करना, परसेंटेज दी है ना, परसेंटेज का हमें मतलब जानना है। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 का सामान 11 में बेचना। तो जब ए ने बी को बेचा होगा तो वो 10 का सामान होगा और बी ने 11 में ख़रीदा होगा, यही मतलब होता है। फिर बी ने सी को बेचना 15% प्रॉफिट पे। 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 का सामान 23 में। बी जब बेचेगा सी को तो 20 का सामान बेचेगा 23 में सी को। ये ए ने बी को बेचा, ये बी ने सी को बेचा। तो बी को आर्टिकल 2 डिफरेंट प्राइसेस पे थोड़ी पड़ सकता है, इन दोनों को सेम करो। कैसे करते हैं सेम, हम जानते हैं कि ऊपर 20 से मल्टीप्लाई, नीचे 11 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 220, ये भी 220 हो जाएगा। तो इसको मिटा दो, इसको सीधा यहीं पे कर देते हैं, और इसको ऐसे ही रहने दो। 23 × 11 होता तो 253 है, बट इससे फ़ायदा हो जाएगा। अब आपको देखना क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू पता है, 1012। तो 1012 क्या है, सी ने जितने में ख़रीदा है, सी ने उतने पैसे दिए बी को, तो सी ने इतने पैसे दिए ना बी को ख़रीदने के लिए। देखो ए का आर्टिकल पड़ा था इतने का, मैं आपसे पूछूं ए ने बी को कितने का बेचा, आप बोलोगे 220 में। अगर मैं उल्टी चीज़ पूछ लूँ कि बी ने ए को कितने पैसे दिए खरीदने के लिए, तो 220 ही दिए। ए का सेलिंग प्राइस बराबर है बी के कॉस्ट प्राइस के, सिमिलरली बी का सेलिंग प्राइस बराबर है सी के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 1012 दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1012। अब आपको पता है अगर इसने कटना होगा तो यहाँ 23 से कटेगा, ये 11 से कटेगा। 23 से काट लेते हैं, 23 1 ज़ा 23 4 ज़ा 92, और फिर से बचे 92, फिर 4 ज़ा बचा 11, 11 से 44 कट जाएगा, 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक की वैल्यू 4 है। आपसे पूछा CP फॉर ए, 200 की वैल्यू पूछी है, तो 200 की 800 हो जाएगी। 4 गुने तो करनी है, एक की वैल्यू 4 है तो 200 की कितनी हो जाएगी 800। तो आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो ऐसे प्रैक्टिस सेट में कम से कम आपको 10-11 करवा दूंगा। मतलब लगभग आपके पास 100-110 क्वेश्चन आ जाएंगे, और आपके पास जो खुद के मॉक टेस्ट हैं वो जो आपकी बुक के प्रैक्टिस वाली, वहाँ से मतलब नहीं छोड़ेंगे हम ये नंबर। जो भी आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेंगे हम, एक भी नहीं जाने देंगे कहीं पे, क्योंकि जब टाइम हमें एक्स्ट्रा मिल चुका है और हम प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर रहे हैं तो कहाँ बीट करेगा हमें एग्जामिनर, कहीं नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय।